एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक वैकेंसी की चर्चा करेंगे जो रेलवे की तरफ से आई हुई है और आईटीआई में जो पास विद्यार्थी हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वैकेंसी क्या है और ये ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है। ये जो दिख रहा है ये ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है। इसके द्वारा जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। हेडक्वार्टर कोलकाता में है इसका। और ये जो वैकेंसीज है ये अप्रेंटिसशिप की है ना। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ क्लियर कर दें कि ये वैकेंसी जो है ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या होगा आपको कि 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप आप करोगे तो वो आप इन पैनल्ड हो जाओगे उसमें। और जैसे ही कोई वैकेंसी आता है तो आपको वहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कितने परसेंट का वेटेज दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें उनको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो एक तो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो 1 साल का जो है एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। और साथ ही साथ जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है जो कि लेवल 1 का पोस्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वैकेंसी को वैसे विद्यार्थी जो आईटीआई पास आउट कर चुके हैं और जो आप बाकी क्राइटेरिया को अगर मीट करते हैं, बाकी क्राइटेरिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो इसको आप भर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। नोटिस नंबर जो दिख रहा है ये अप्रेंटिसशिप एक्ट अप्रेंटिस 2023 और 24 के लिए है। इसमें डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 12/9 को ही ये पब्लिश कर दिया गया है। आज हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑनलाइन इसका जो है चालू हो चुका है, यानी कि 27 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है चालू हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, पूरी डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, 27/9/2023 से शुरू हो रहा है। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा, 26/10/2023 को होगा। एक बात और, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं देना है आपको। जो भी मैट्रिक का मार्क्स है और आईटीआई के मार्क्स है उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है ना। इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। और वैसे विद्यार्थी जो आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन मौका है। तो चलिए बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं कि और चीज़ें क्या हैं इसमें, और वन बाय वन जो है सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। डेट आपने देखा कि 27/9 से एप्लीकेशन चालू हो गया है और 26/10/2023 तक ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, कई सारे जोन हैं उसमें। जो कोलकाता डिवीज़न में जो कोलकाता जोन में जो आते हैं उसमें एक बहुत सारे डिवीज़न हैं और उस अलग अलग डिवीज़न की जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये application must be submitted online and no other mode of submission of application would be entertained। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन जो भी होगा वो ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। और इनका कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आप जो वेबसाइट इनका दे रखा है ये उस पे जाके इसका लिंक वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जो है इसको भर सकते हैं। ऐसे जो भी आरआरसी ईआर का यानी कि ईस्टर्न रेलवे का जो भी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए, वहाँ जाके आप इसको अप्लाई करेंगे। अब बाकी चीज़ें क्या है उसको भी देखेंगे। हम वैसे कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दें, वहाँ से भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो बाकी जानकारी है उसको आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। ट्रेड यूनिट्स एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, कैसे कैसे आपका जो ट्रेनिंग होगा वो कैसे होना है। तो ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जो अप्रेंटिसशिप जो होता है उसमें आपको एक ट्रेनिंग कराया जाता है और ट्रेनिंग में एक फिक्स जो है एक तरीके का स्टाइपेंड दिया जाता है। तो मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और काम करने का भी मौका मिलेगा और वो एक्सपीरियंस भी आपका कहीं ना कहीं काउंट होगा। जैसे ही आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या इसी में भी इनपैनल्ड करके आपको लिया जा सकता है। अगर आप सुटेबल होंगे, बाकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो सुटेबल होंगे तो उस कंडीशन में आपको लिया जा सकता है। तो बाकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या, जैसे हावड़ा डिवीजन में जो वैकेंसीज है कितनी है इसको जरा देख लें। हावड़ा डिवीजन में जो है ये वैकेंसी है आपका टोटल 281 वैकेंसी, जो कि फिटर की है, कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अनरिजर्व का जो है 114 पोस्ट है, 28 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का है, एससी का 42 पोस्ट है और एसटी का 21, 76 पोस्ट ओबीसी के लिए है। टोटल 281 पोस्ट है। उसके अलावा जो है यहाँ पे
जो PWBD कैटेगरीज है, यानी कि जो पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट जिसको दिव्यांग भी कहते हैं, उनकी कैटेगरी में भी जो है कुछ सीटें हैं। इसके बाद एक सर्विसमैन का भी जो है कुछ सीट दिया गया है। तो ये टोटल सीट जो है 281 सीट फिटर में है। उसी तरीके से वेल्डर में आपका टोटल 61 सीट है, अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख लेंगे। मैके इसमें जो है एमबी एमएमवी जो जिसको बहुत जगह पे मैकेनिक मोटर व्हीकल्स या मोटर व्हीकल्स भी बोला जाता है, इसमें आपकी 9 सीटें हैं। अब इसके बाद मैकेनिक डीजल में जो है 17 पोस्ट है। उसी तरह से मैशनिस्ट में भी जो है 9 पोस्ट है। अब आगे हम चलते हैं नीचे, तो जरा देखते हैं कि और क्या क्या पोस्ट है। मैशनिस्ट के बाद कारपेंटर में भी जो है आपका 9 पोस्ट है। कारपेंटर की जो वैकेंसी है इसमें भी 9 पोस्ट है यहाँ पे, जो कि कम देखने को मिलता है। तो जो भी कारपेंटर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही अप्लाई करें, क्योंकि इंगेजमेंट का भी चांसेस आपका बन जाता है, यानी कि बाद में जब भी ज़रूरत होता है तो उस कंडीशन में अगर आप वहाँ से जो है अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा है लाइनमैन की जो वैकेंसी है, इसमें भी 9 वैकेंसीज है। पेंटर का 9 वैकेंसीज है। वायरमैन की 9 वैकेंसीज है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मेंटेनेंस मैकेनिक्स की जो है वैकेंसी 17 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 220 वैकेंसी, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस की भी वैकेंसी 9 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल 659 वैकेंसी जो है हावड़ा डिवीज़न में केवल है। बाकी और सारे डिवीज़न में भी वैकेंसी है। तो एक एक करके हम लोग जो है वैकेंसी को ज़रा देखें कि वैकेंसीज जो है कितनी वैकेंसी है। तो ये आपका एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि आप अपने जो है जहाँ पे भी आपको सुविधा होता है उसके अनुसार अपने डिवीज़न को। ये दूसरा जो है लिलुआ वर्कशॉप में है, इसमें भी जो है फिटर की वैकेंसी और बाकी जो है ट्रेड की वैकेंसी दी हुई है। फिटर की वैकेंसी 97 यूआर की है। टोटल वैकेंसी जो है 240। मैसनिस्ट के लिए 13, टोटल जो है 13 अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख लोगे। टर्नर में भी जो है 15 पोस्ट है। इसके बाद वेल्डर में 204 पोस्ट, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। वेल्डर गैस एंड ऑन ये का है। इसके बाद जो है 5 वैकेंसी पेंटर जनरल का है, 15 है ना। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन की 45 वैकेंसी, वायरमैन की 45 वैकेंसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 15 वैकेंसी। इस तरीके से 612 वैकेंसी जो है लिलुआ वर्कशॉप में भी है। अब आप चलें आगे चलें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और भी जो डिवीज़न है इसके अलावा उस डिवीज़न की वैकेंसी है। सियालदह डिवीज़न में टोटल जो है वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं कि जो है सियालदह डिवीज़न में 440 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो अपनी कैटेगरीज और अपना जो है ट्रेड देख लेंगे, उस ट्रेड के हिसाब से अपना सिलेक्शन करेंगे कि हमें किस ट्रेड में अप्लाई करना है। और ये जो भी पास आउट कैंडिडेट हो चुके हैं उसके लिए काफ़ी जो है अच्छा मौका है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा फिटर, वेल्डर, वायरमैन, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर और एसी, ये सारे का 60 पोस्ट, 20 पोस्ट, 30, 20, 60 इस तरीके से जो वैकेंसी जो दी हुई है काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है। ब्लैक स्मिथ जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसकी भी वैकेंसी जो है 19 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद मिशन का वैकेंसी जो कि कम देखने को मिलता है, यहाँ पे भी 7 वैकेंसी है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं, उसकी वैकेंसी यहाँ दी गई है। तो वैसे विद्यार्थी अपना ट्रेड और देख लें और अप्रेंटिस के लिए ज़रूर अप्लाई करें, कहीं से भी पास आउट किए हों। और ये कंचन पारा वर्कशॉप में भी जो है आपका फिटर में कितनी वैकेंसीज है, 60 वैकेंसीज है। वेल्डर में 35 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में जो है आपका 66 वैकेंसी है ना। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। मैसनिस्ट में 6 वैकेंसी, वायरमैन में 3 वैकेंसी। कारपेंटर, एक्चुअली में कारपेंटर में हर जगह पे वैकेंसी है, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो कारपेंटर जो है एक ऐसा ट्रेड है जिससे जो केवल सरकारी आईटीआई में ही होता है, और वहाँ से जो भी लड़के पास आउट होते हैं उसके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे विद्यार्थियों को जो कारपेंटर से किए हैं या पेंटर ट्रेड से किए हैं, इनको फ़ायदा ये मिलता है कि इसी में फिर जॉब भी मिल जाता है आपको, क्योंकि लड़के कम मिलते हैं, एप्लीकेशन कम आता है, वो ट्रेड जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उससे बहुत कम बच्चे करते हैं। तो जिन्होंने किया है उनको अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाता है। इस तरीके से टोटल 187 वैकेंसीज इसमें है। अब बाकी चर्चा करें इसके बाद आगे। मालदा डिवीज़न में भी इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। फिटर में देखिए इसमें जो है 47 वैकेंसीज यहाँ पे है। इलेक्ट्रीशियन में भी 40 वैकेंसीज है।
टोटल 138 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल है, कारपेंटर, देखिए कारपेंटर हर जगह है, एक दो, पेंटर भी हर जगह है, वेल्डर की वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स की भी वैकेंसी जो है ये भी है। तो हर जगह पे इसकी वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा जो है और अब आगे चलेंगे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और कम ही देखने को मिलता है कि इस तरीके का अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम, चूँकि सब जगह अप्रेंटिस का प्रोग्राम चल रहा है और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, वो 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। पहले भी हमने जो है एक नोटिफिकेशन को कवर किया है, बिहार अनुदेशक का था, उसमें ये सारा एक्सपीरियंस काम आता है। तो ऐसे अगर आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस किया है तो दूसरे वैकेंसी में भी आपको वो काम आने वाला है। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखें। अगला वैकेंसी आसनसोल डिवीज़न का है, इसमें भी फिटर की 151 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। 151 वैकेंसी केवल फिटर का, टर्नर का 14, वेल्डर का देखो 96, वेल्डर की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है। 110 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिक डीजल का 41, टोटल 412 वैकेंसी जो है मालदा डिवीज़न में है। इस तरीके से और एक जो है अगला जमालपुर वर्कशॉप जो है, ये सारा जो जो भी डिवीज़न आता है और वर्कशॉप जो आता है ये ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है। तो उस जोन की ही सारी वैकेंसीज है, इसीलिए सबको ऐसे ऐसे अलग करके बताया गया है इसमें। फिटर में यहाँ पे सबसे अच्छी वैकेंसी 251 पोस्ट है, वेल्डर का देखिए 218 पोस्ट, जो कि कम संख्या नहीं होती है। मैशनिस्ट की 47 वैकेंसी, टर्नर की भी जो है 47 वैकेंसी। टर्नर और मैशनिस्ट भी जो है आईटीआई, वैसे आईटीआई में जो मिलता है जो केवल सरकारी है, तो उस इसलिए जो है वैसे विद्यार्थियों को यहाँ फ़ायदा होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन की 42, डीजल मैकेनिक्स जो है उसकी 62, इस तरीके से 667 वैकेंसी जो है इसमें जमालपुर डिवीज़न में है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी वैकेंसीज कैसे भरेगी। तो भरना आपको ऑनलाइन है और ऑनलाइन जो है ईस्टर्न रेलवे के आप वेबसाइट पे जाएंगे, आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट जो है सेल है उसके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ से आपको भरने का ये सारा मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है अप्रेंटिसशिप gov.in जो है एक पोर्टल है, उस पे भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। भविष्य में जब भी उस तरीके की वैकेंसी आती है तो वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी एज इट इज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसी तरह की इसमें पॉलिसीज है, यानी कि एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट केवल उसी कैटेगरीज में जाएंगे और बाकी जो है जनरल वाले जो है तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार होगा, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट्स में कौन कौन सा कैटेगरी दे रखा है, तो वो सब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख समझ लेंगे, इसके बाद ही करेंगे। अब चलते हैं एज की बात कर लेते हैं। एज का जो रिलैक्सेशन है ये क्या है, 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, है ना। द कैंडिडेट शुड हैव द कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज and should not have complete for 24 years of the age as on cut off date। जो कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन रिसीव करने का जो दिया हुआ है उस डेट में अपर एज लिमिट आपका 24 साल होना चाहिए। 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 साल से ज़्यादा कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है वो हो सकते हैं, चूँकि 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एसटी एससी कैंडिडेट को मिलता है वो हो सकते हैं, या फिर डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए भी जो है अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन होता है तो वो भर सकते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ हम बात करेंगे कि 15 साल जो है वैसे विद्यार्थी जो कि नॉर्मल यूआर कैटेगरी से हैं तो 15 साल से ऊपर होने चाहिए और 24 साल के अंदर में जो है होने चाहिए। अगर इसके बीच में कोई है तभी जाके इस वैकेंसी के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी के लिए जो दिया गया है, बाकी लोगों के लिए जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो क्या है उसको भी जरा हम लोग देख लें। अपर एज लिमिट जो है 5 इयर्स का है इन केस ऑफ एसटी एससी के जो एज है यानी 24 प्लस 5 जोड़ दीजिए तो 29 साल जो है एसटी एससी वाले भर सकते हैं, और 24 में 3 जोड़ दीजिए तो जो है 28, 24 25 26 27 साल तक ओबीसी वाले जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10 साल जो है किसको दिया गया, बेंच मार्क डिसेबल्ड यानी जिसको दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं उनके लिए जो है 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो वो यानी कि 24 और 10 34 साल तक वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को देखें आप। और
जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम से कम आपके पास अगर कोई नौकरी नहीं है या फिर चाहते हैं कि रेलवे के साथ काम करें, तो इस वैकेंसी आपके लिए है, ये वैकेंसी को फिलअप करें। ठीक है, कैंडिडेट्स अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिलैक्स्ड क्राइटेरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपने ओबीसी से भरा है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एसटी एससी से है तो एसटी एससी का सर्टिफिकेट, या बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उस कंडीशन में उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज के रिलैक्सेशन के लिए। अन्यथा आपका जो ये है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय द कैंडिडेट 10 ईयर्स ऑफ एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंगली जो आपको जो क्राइटेरिया आपके लिए फिट बैठता है या जिसमें आप फिट बैठते हैं अपनी कैटेगरी में देख लें आप, और इस एप्लीकेशन को आप फिल करें। बाकी डिटेल्स भी जो है हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए, है ना, ये अंडर 10+2 जो सिस्टम है उसमें। और दूसरा है विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड and should also possess the national trade certificate in the notified trade issued by the NCBT और SCBT। यहाँ पे जो ITI जो कह रहा है उसमें SCBT वाले को भी ले रहा है और NCBT वाले को भी, दोनों के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। जो स्टेट से किए हुए हैं SCBT जिनका सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल हैं, और जो ITI में जो NCBT जिनको सर्टिफिकेट मिला है वो भी एलिजिबल है, अपने अपने ट्रेड में वो भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया कैसे होगा? ये टोटली जो है मार्क्स बेसिस के ऊपर होने वाला है, यानी कि मैट्रिक का मार्क्स देखा जाएगा और ITI का मार्क्स देखा जाएगा। तो नीचे हम लोग उसका चर्चा कर लें कि कौन कौन सा किस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया। मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको मेंटली और जो फिजिकली फिट होना पड़ता है, फिट फॉर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट लगता है। तो बात की बात है, जब आपको जाना पड़ेगा तो उसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होता है। मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या कह रहा है ये देख ले हम लोग कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो क्या है? सिलेक्शन ऑन द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स ऑफ यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड। देखिए, मेरिट बेसिस पे प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। जिन्होंने नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में एप्लीकेशन किया है उन सभी का मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट डाटा जो फिल किए हैं उसके आधार पे होगा। इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया है उसके आधार पे होगा। द फार्मूला गिवन बिलो इन पैरा 5.3। तो फार्मूला क्या दिया हुआ किस तरीके से होगा उसको, बाकी थोड़ा सा काम का नहीं है तो उसको हम लोग स्किप करते हैं और इसमें चलते हैं। ये 5.3 में कह रहा है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें मेरिट कैसे बनेगा। तो परसेंटेज जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन with minimum 50% marks aggregate marks and ITI examination giving equal weightage to both। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कम से कम मिनिमम जो है बोर्ड में आपको 50% आना चाहिए और साथ साथ में जो है दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है, मैट्रिक को भी और ITI वाले को भी। यानी कि दोनों का जो मार्क्स आएगा उसको मिला के एवरेज कर दिया जाएगा। जो भी मार्क्स आएगा उस मार्क्स के आधार पे आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। इसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई कैंडिडेट इतना परसेंट मार्क्स लाता है मैट्रिकुलेशन में और दूसरा इतना परसेंट मार्क्स ITI में लाता है, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए तो ये जो भी आपका आएगा यही आपका मेरिट हो जाएगा और इस आधार पे जितने नंबर पे रहेंगे उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो बड़ी ही अच्छी बात है, ये आपको किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन फेस नहीं करना है। तो जो भी विद्यार्थी जिनका अच्छा नंबर है, ITI में है और मैट्रिक में है, इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे जो है मौका दे रहा है अप्रेंटिस करवाने के लिए। और अप्रेंटिस में आपको क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता है मंथली, जो है एक स्टाइपेंड के तौर पे आपको मिलता है, तो वो भी एक फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और एक इसमें और फ़ायदा है कि आप जो है भविष्य में रेलवे के साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, अगर 2 कैंडिडेट उनका सेम मार्क्स होता है तो एज देखा जाएगा कि कौन से बड़े एज का है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यही चीज़ें यहाँ नोट में लिखी हुई है जिसको मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आप देख लेंगे। इसमें कुछ ऐसा
विशेष नहीं है जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा करें, और जो ज़रूरी है बाकी आप अपने हिसाब से और चीज़ें देख लेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका पेड करना है, और एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹100। ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ओनली, नो फी हाउएवर इन पेड बाय द एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स। यानी कि ₹100 जो देना है वो किसको नहीं देना है? एसटी, एससी को, और पीडब्ल्यू यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको नहीं देना है, और वुमेन कैंडिडेट को नहीं देना है। बाकी सारे कैटेगरी वाले को ₹100 इसमें फीस भी लगेगा। और पेमेंट भी जो है ऑनलाइन मोड में करना है, पेमेंट गेटवे के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद करना है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, या जैसे भी पेमेंट आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो ये सारा माध्यम है। तो इस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो अलग से है, ₹100 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी अगर कट रहा है, अगर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज भी कटता है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज का जो है इसमें 100 में इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं समझे 100 तो देना ही है, 100 के बाद जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा, तो 100 से कुछ जो है बढ़ सकता है। तो इस बातों का भी ख्याल रखें। और ये जो कैंडिडेट जो है इसमें जब आपने अप्लाई कर दिया तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन number will be issued to each applicants. Candidates are advised to reserve note their registration number. तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको रिजर्व रख लेना है, भविष्य में वो आपको काम आएगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या फिर ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे तो वो सारा चीज़ आपको देखना करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, तो ये ज़रा देख लीजिए कि बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही इज फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, इस चीज़ों को आप पहले देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये फॉर्मेट जो है या फिर जो फीस है वो सारा चीज़ देंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी आपने अगर डाला है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ये देखिए नोटिस बोर्ड पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके नोटिस बोर्ड पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक है, तो वहाँ से जाके आप भर सकते हैं। इससे पहले आपको जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के लिए उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ऑल रिलेवेंट फील्ड बॉक्स जो है फील्ड बॉक्सेस मस्ट बी केयरफुली फिल्ड बाय द कैंडिडेट को पहले देख लेना है। द कैंडिडेट इंक्लूडिंग द स्पेलिंग मस्ट वॉच विथ द डिटेल्स अवेलेबल इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारा में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको भी आपको देख लेना है। और ये जो है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे फॉर ट्रेनिंग एज, ये जो है मतलब किसी भी यूनिट में आप कर सकते हैं। However, they would have to exercise option for giving preferences to unit for training। मतलब इसमें क्या है कि आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, 1 से 2 अगर मैं अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे पहले ऑप्शन में कौन सा रहेगा, सेकंड ऑप्शन में कौन सा रहेगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हमारे लिए कौन सा सुविधाजनक है, कहाँ हमको पहले अप्लाई करना है, तो वो सारी हिसाब से अपने हिसाब से आप चेक कर लेंगे, और फॉर्म भरते समय वो सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे however a candidate will get selected for the training only one unit of Eastern Railway as per procedures mentioned in para 5 of notification based on the comparative performance merit wise position of the candidate and as per available training slot of his state। जैसे कि जो है आपका मेरिट बनेगा उस आधार पे आपको जो है ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। कैंडिडेट को ये एडवाइस करता है किया जाता है कि मोबाइल नंबर जिससे आपने एप्लीकेशन किया है और वैलिड ईमेल आईडीज ये जरूर जो है अपना रखें, है ना, और एक्टिव होना चाहिए इंटायर प्रोसेस में, जब तक कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और जब तक से ये नहीं हो जाता है तब तक से आपको रखना पड़ेगा। नो लेटर्स विल बी सेंड बाय द पोस्ट, पोस्ट के द्वारा कोई नहीं भेजा जाएगा, यानी ईमेल आईडी पे ही आपको सारी मैसेज दी जाएगी कि आप जो है इसके लिए सेलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि आपको अलग से कोई जो है वहाँ से आएगा इंफॉर्मेशन आएगा, आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और उसके आधार पे आपको बुलाया जाएगा। ये बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है तो वो सब अपना देख लेंगे। एप्लीकेशन एसेंट फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, मार्कशीट है, ITI का जो है फॉर्म्स है,
कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी है आपका, ये सब चीज़ देना है, वो सब चीज़ आपको करना है। देखिए ये कब जो है आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड करार दिया जाएगा, ये इस चीज़ों को ज़रा समझ लें। और ये काफ़ी जानकारी वाली चीज़ें हैं कि सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में आपको नहीं करना है, कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है। जब भी करना है तो रनिंग हैंड में और स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। इम्प्रेशन जो है बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, यानी कि थंब इम्प्रेशन जो लेफ्ट हैंड का जो है करेंगे वो विजिबल होना चाहिए और किसी तरह का वर्जनेस नहीं होना चाहिए, मतलब क्या फैला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है ताकि स्कैन ना हो पाए या बाकी चीज़ें ना हो पाए, पता ना चल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, नहीं तो उसके आधार पे भी ये फॉर्म को छांटने वाले हैं। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। सिग्नेचर जो है वो उस जो भी प्लेस है उस पे होना चाहिए, है ना। सिग्नेचर नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एट द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। अगर ऐसा नहीं है तब उस कंडीशन में भी आपका जो फॉर्म को है रिजेक्ट किया जा सकता है। जहाँ थंब इम्प्रेशन है वहाँ लगाना है, आपने नहीं लगाया है, या साइन जहाँ करना है वहाँ नहीं किया है। थंब इम्प्रेशन लगाया है लेकिन वो फैला हुआ है, विजिबल नहीं है, तो वो भी उस कंडीशन में आपका छांट दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जो है आपका एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का नहीं है, यानी कि जहाँ से मांगा गया है कि एसडीओ का होना चाहिए, डीएम का होना चाहिए या फिर सीओ कैटेगरी का होना चाहिए। तो आप देख लेंगे क्या मांगा जा रहा है। पेमेंट आपने नहीं किया है फी का, उस कंडीशन में आपका जो है फॉर्म छाटा जा सकता है ना। आप एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी नोटिफाइड है वैसा आप नहीं, इसमें योग्यता नहीं रखते हैं, उस कंडीशन में आपको फॉर्म छाटा जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सिंगल कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट के द्वारा एक ही फॉर्म अप्लाई किया जाए। अगर एक फॉर्म से ज़्यादा अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी आपका फॉर्म जो है वो छंट जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन सेंट बाय एनी अदर मोड ऑफ ऑनलाइन मोड, अगर ऑनलाइन के अलावा भी आप एप्लीकेशन सेंड किए उस कंडीशन में भी आपका एप्लीकेशन इनवैलिड कर दिया जाएगा। एनी अदर इरेगुलरिटीज विच इज कंसिडर्ड इनवैलिड बाय आरआरसी, यानी आरआरसी के द्वारा अगर लगता है कि आपने कुछ इनवैलिड एक्टिविटीज़ किया है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस आधार पे भी आपको छांटा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आपको नहीं करना है ना। अब बाकी जो है क्या है, कोई भी ये कह रहा है कि दिस लिस्ट इज ओनली illustrative and not executive, the applications will be rejected if any other irrelative defect। इसके अलावा ये जितना चीज़ दिया हुआ है उसके अलावा भी ऐसा अगर लगता है आरआरसी को कि इसमें कुछ जो है कमी है आपके फॉर्म में, तो उस आधार पे भी आपको छांट सकता है। उसका नाम इन्होंने नहीं बताया कि क्या होना चाहिए, लेकिन फाइनली अपने पास एक अथॉरिटी रखा है कि उस आधार पे भी जो है आपको हटाया जा सकता है। तो अपना फॉर्म जो भी भरें वो तरीके से भरें। अब एक अच्छी चीज़ क्या है, अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड टर्म एंड कंडीशन जिनको समझना जरूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेनिंग अगर आपने कर लिया है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रेनिंग इन द रेलवेज एस्टैब्लिशमेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1931 डज नॉट बाई itself confer any right whatsoever for appointment in railway service by default। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है रेलवे गवर्नमेंट जो है वो रेलवे जो है आपको सर्विस देने जा रही है। तो ये बिल्कुल जो है निकाल दें ध्यान से कि मतलब आपको सर्विस हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ होता है, इन पैनल्ड होता है और वो वहाँ से इंगेज होने का चांसेस बढ़ जाता है आपको। और यहाँ पे दूसरे क्लॉज में इन्होंने दे भी रखा है 20% ऑफ द वैकेंसीज नोटिफाइड बाय टू बी फिल्ड अप इन लेवल 1। लेवल 1 में जो पोस्ट होता है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, है ना, ग्रुप डी का कैटेगरी पोस्ट में है, ग्रेड पे 1800, शैल बी फिल्ड अप बाय द गिवन प्रेफरेंसेस टू द कोर्स कंप्लीशन completed act apprenticeship trained in railways establishment and possessing national apprenticeship certificate granted by NCVT। अगर जो है आपने 1 साल का ट्रेनिंग किया है तो ये कह रहा है कि लेवल 1 वाले में जो पोस्ट है ग्रुप डी की जो वैकेंसी जाती है उसमें 20% जो है आपको उस वैकेंसी में आपको रिजर्व किया जाएगा और वहाँ पे आने का चांसेस आपका बढ़ेगा। सब्जेक्ट टू सच कैंडिडेट फाउंड सुटेबल इन अदर एस्पेक्ट एंड दे हैव स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। जैसा कि ग्रुप डी में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं
तो उस कंडीशन में 20% सीट पे जो है आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग को भी पास करते हैं तो यहाँ चांसेस बढ़ जाता है कि ग्रुप डी में जो है ग्रेड पे 1 पे स्केल लेवल 1 का पोस्ट आपको मिल सकता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसको कई विद्यार्थी इससे गए हैं। अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया है तो ग्रुप डी में डायरेक्ट उनका जो है अपॉइंटमेंट हो गया है एक नॉमिनल सा टेस्ट होने के बाद। बाकी से वो अलग हो जाते हैं, इसलिए अलग हो जाते हैं कि उनका स्कोर जो है अलग से काउंट किया जाता है और उनका मिनिमम क्वालिफाइंग अगर उन्होंने किया है तो उनका एक अलग से जो है बनता है लिस्ट और उसके हिसाब से होता है। इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जब 1 साल का आपने ट्रेनिंग कर लिया तो आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो 1 साल का जो सर्टिफिकेट होता है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिलता है और वो कौन देता है? एनसीवीटी के द्वारा दिया जाता है। तो ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आप बाकी अगर जो है मिनिमम स्कोर रिटन में ले आते हैं तो आपका ग्रुप डी में वैकेंसी में जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो और इससे कई विद्यार्थी गए हैं, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा था कि ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा चांस है। इन मैटर ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एंड एडमिटेड द कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट्स द डिसीजन ऑफ द आरआरसी शैल बी फाइनल। ये सारी चीज़ें तो रहती ही है कि जो भी है आपका वो आरआरसी का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा किसी भी केस के लिए, तो वो सारा चीज़ है ना। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है बताया जाए, हमने सारे चीज़ को डिस्क्राइब वे में आपको समझा दिया है और ये वैकेंसी आपके लिए है और अच्छी वैकेंसीज है। 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरीके की वैकेंसी बहुत सारी देखने को मिलेगी, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बिल्कुल इस वैकेंसीज को भरें। आपका उम्र जो है 18 से 24 इसके बीच आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट जो पास आउट करते हैं उनके उम्र भी लगभग इसी के अराउंड में रहते हैं, तो सभी को फॉर्म भरने का चांसेस मिल रहा है। और वैसे विद्यार्थी जिनका मार्क्स अच्छा आया है उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठने से अच्छा है कि हम 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करें और साथ ही साथ जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो वहाँ हमको प्रिविलेज मिलेगा। और तीसरी बात है कि स्टाइपेंड के तौर पे मंथली आपको कुछ पैसे मिलेंगे और फाइनली जब ट्रेनिंग आपने पूरा कर लिया तो एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, चलिए थैंक यू। अभी हम लोग यहीं वीडियो समाप्त करते हैं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जो है चैनल पे बने रहें। आपका सहयोग अपेक्षित है। ओके, थैंक यू वेरी मच।